दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स जो 21 दिसंबर 2024 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं विद्या जी के पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से हार्दिक रूप से स्वागत है। आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा की जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 4 दशक में उस देश की पहली यात्रा है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुवैत की यात्रा पे गए हैं और यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 4 दशक में कुवैत की पहली यात्रा है। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में कुवैत गए थे। तो 43 सालों के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की यात्रा है। अगर कुवैत की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। वहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार के बारे में एक बात आप याद रखिए कि ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। अगर भारतीय रुपये से इसकी तुलना की जाए तो एक कुवैती दिनार की वैल्यू 275 रुपये के आसपास है। अगर आप नाइजीरिया की बात करेंगे, इससे पहले नाइजीरिया, गुयाना और ब्राज़ील भी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबूजा है और वहाँ की जो मुद्रा है वो नाइजीरियन नायरा है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और वहाँ की मुद्रा गुयानी डॉलर है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं यू ललित, शरद अरविंद बोबडे, NV रमना, मदन बी लोकुर। इसका सही उत्तर है मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र ने आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है भारत। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं बीजिंग, लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली। दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि इसका आयोजन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में होगा। और पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है और एशिया में चौथी बार हो रहा है। तो इससे आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। हमारा देश जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2029 में होगा, उसके आयोजन का अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और 2036 का ओलंपिक का आयोजन भारत करना चाहता है। इसकी कोशिश में हमारा देश जुटा हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इससे उसके अधिकार मिलने के चांसेस हमारे देश के लिए काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। एक बात और बता दूं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन मार्च 2025 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिए। चर्चा में कंठमाला रोग किसके कारण होता है? कंठमाला रोग काफ़ी चर्चा में है। 2023 और 24 में खासकर जो केरल और तमिलनाडु हमारे देश की ये दो राज्य काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित है। हालांकि इसके केसेस अब दिल्ली में भी मिल रहे हैं। कंठमाला रोग वायरस के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अन्य तथ्य भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहली बात कि कंठमाला रोग एक संक्रामक रोग है, वायरस के कारण होता है, और जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है मम्प्स वायरस। यह क्योंकि संक्रामक रोग है, तो यह जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके छींकने से, उसके खांसने से, उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को छूने से हो जाता है। इस रोग में लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि जो हमारे गाल में दोनों तरफ होते हैं वे प्रभावित होते हैं, और जिसको यह रोग हो जाता है उसका गला में सूजन हो जाता है, और सूजन होने से वहाँ पर दर्द होता है, और फिर उसको खाने को निगलने में और पानी पीने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस रोग का इलाज यही है कि इसका टीकाकरण किया जाए। इसका अभी तक प्रॉपर इलाज, अगर ये रोग हो जाता है तो इसका अभी सटीक इलाज अभी उपलब्ध नहीं है मेडिकल साइंस में। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ही है कि टीकाकरण समय से किया जाए। इसीलिए अभी तमिलनाडु ने भारत सरकार से यह मांग की कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भारत में चलते हैं उसके तहत इसके टीकों को भी शामिल किया जा सके। इसके लिए जो टीका लगता है उस टीके का नाम आप याद रखिए, MMR। यहाँ पर पहले M का मतलब है मीजल्स, दूसरे M का मतलब है मम्प्स, और R का मतलब है रूबेला। तो MMR टीका इसके लिए लगाया जाता है। तो तमिलनाडु ने भारत सरकार से डिमांड की है कि जो हमारे यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहा है UIP, उसके तहत इसके टीके को भी शामिल किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST में शामिल नहीं है? ये थोड़ा स्टैटिक जीके का मैंने एक प्रश्न लिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अभी GST काउंसिल की बैठक हुई थी जैसलमेर में, जो 55वीं बैठक थी GST काउंसिल की। उस बैठक में ये चर्चा चल रही थी कि जो ATF कर है, यानी कि एविएशन टर्मिनल टैक्स, इसको GST के अंदर लाना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के राज्य है वे इस पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि जो ATF है वो पेट्रोलियम टैक्स के अंदर आता है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल का ही पार्ट है, पेट्रोलियम का ही पार्ट है। तो अभी क्योंकि पेट्रोलियम GST के अंदर नहीं है, तो सिर्फ इसको लेकर आना सही नहीं होगा। तो फिलहाल ये मामला टल गया है कि ATF GST में शामिल नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ATF कर जो है वो GST का हिस्सा नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि जो GST है हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और GST के तहत अधिकांश जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर जो भारत में लगाए जाते थे उसको शामिल कर लिया गया है, कुछ अप्रत्यक्ष करों को छोड़ के। तो ATF कर जो है यानी कि जो पेट्रोलियम है, आप जानते हैं कि पेट्रोलियम अभी GST के अंदर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो पेट्रोलियम GST के अंदर नहीं आता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही ATF आता है, यानी एविएशन टर्मिनल जो फ्यूल है,
एटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो उस पर जो टैक्स है उसको जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। करने की चर्चा चल रही थी, जिसको राज्यों के सहमति के बिना, शायद जीएसटी काउंसिल में आप जानते हैं कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों की सहमति ली जाती है, उसके बाद ही उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे देश के राज्य इस पर सहमत नहीं है। तो एटीएफ याद रखिएगा वो जीएसटी का हिस्सा नहीं है। बाकी जो राज्यों के द्वारा जो वैट लगाए जाते थे, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडिशन टैक्स, इसके अलावा जो उत्पाद कर होते थे, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये सभी जीएसटी का पार्ट है, जीएसटी में शामिल कर लिए गए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च किया गया था? 2020 में, 2022 में, 2021 में, 2015 में? दोस्तों 2022 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि जो गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन जिसे कहते हैं, और सौंदर्य डॉल्फिन जो समुद्रों में पाए जाते हैं, हमारे देश के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे, समुद्री जल में, इन डॉल्फिन्स को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा लाया गया। डॉल्फिन जो है हमारे देश में 2 प्रजातियां डॉल्फिन की पाई जाती हैं, गंगा डॉल्फिन और सौंदर्य डॉल्फिन। ये दोनों डॉल्फिन संकटग्रस्त प्रजाति है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसको संकटग्रस्त प्रजाति सूचित किया है, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर ये आता है। तो इसलिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2022 में लॉन्च किया है, जिसके द्वारा इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो गंगा डॉल्फिन है उसको अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है और ये गंगा, यमुना, कोसी आदि नदियों में पाया जाता है, यानी कि ये फ्रेश वाटर का डॉल्फिन है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और स्लाइन वाटर यानी जो खारा पानी है उसमें पाया जाता है समुद्री डॉल्फिन। समुद्री डॉल्फिन जिसको स्पेशल नाम है सौंदर्य डॉल्फिन। आपको पता है कि जो डॉल्फिन है हमारे देश की राष्ट्रीय जलीय पशु है, इस बात को भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीएसटी की एक दर नहीं है? 8%, 0%, 12%, 28%। दोस्तों हमारे देश में जो जीएसटी की है जो दरें हैं वो काफ़ी फिक्स है, उसमें कुछ पर्टिकुलर रेट ही रखी गई है, बीच के रेट नहीं है। जैसे कि 8% जीएसटी की एक दर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8%, क्योंकि 8% कोई भी जीएसटी के रेट नहीं है। 0% होता है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर 0% जीएसटी लगता है, यानी कि उस पर कोई जीएसटी का दर, टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। 0% जो आवश्यक वस्तुएं हैं। इसको दोस्तों आपने देखा कि 21 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस पर मैंने डिस्कस किया। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका यही लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जो दूसरे दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए इस वीडियो लेक्चर को। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारी मेहनत है उसकी कीमत यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो लेक्चर बनाए जाते हैं। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर दिन आपको डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पे मिलेंगे। विद्या जी के पॉइंट चैनल पे को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो भी डेली करंट अफेयर्स आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। सामान्य वस्तुएं जो है, सामान्य उपयोग की वस्तुएं, उस पर 12 से 18% का टैक्स लगता है, यानी कि 12% जो है वो जीएसटी की दर है, 0% भी है, 28%
वैसे वस्तुओं पे लगाए जाते हैं जो लग्जरियस आइटम हैं, जैसे कि गाड़ी हो गए, जैसे कि फ्रिज हो गए, कूलर हो गए। तो जो सुविधा की वस्तुएं हैं जो काफ़ी लग्जरियस माने जाते हैं, उस पर सबसे उच्चतम दर जो है जीएसटी की वो 28% है, वो लगाए जाते हैं। और सामान्य जो उपयोग की वस्तुएं हैं उस पर 12% या 18% का टैक्स लगता है। तो टोटल 5 तरह के रेट हैं। 0% जो आवश्यक वस्तुएं पर लगते हैं, और सामान्य वस्तुएं पर 2 तरह का टैक्स लगता है, 12% का लगता है, नहीं तो फिर 18% का लगता है। जैसे कि बैंकिंग जो है, बैंकिंग प्रोडक्ट अगर या होटल में जाते हैं तो आपको 18% का टैक्स लगेगा। तो होटल में जो आप भोजन खाते हैं उस पर 18% का टैक्स लगता है। उस पर जो रूम लेते हैं उस पर 18% का टैक्स लगता है। और इससे पहले मैंने बता दिया कि 28% किस पे लगता है, तो गाड़ियों पे, फ्रिज, कूलर पे लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।